सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस 2021 के एथिक्स पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि जैसा मैंने आपको एथिक्स पढ़ाया था, पूरा सिलेबस एकदम फ्री में पढ़ाया है और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो इस बार जो मेरे दोस्त हैं या जो स्टूडेंट है इस बार मेंस लिख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर आपके नोट से पूरा पूरा पेपर आपके नोट से आया है, हमें कहीं भी ये दिक्कत नहीं हुई कि आपके नोट से कुछ बाहर क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ कि यार आप जो मेरे एफर्ट है उनको काफ़ी आप लाइक कर रहे हो, उनको आगे बढ़ा रहे हो। और खुशी भी होती है कि यार जैसे एथिक्स और ऐसे मैंने आप लोगों को फ्री में पढ़ाया है। तो आज मार्केट का ये हाल है कि कहीं भी आप कोचिंग करते हो इन दोनों सब्जेक्ट की, तो कम से कम आपके 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। मैंने आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में पढ़ाया और कितनी बार बोला है। जैसे ऐसे के लिए मैंने पहले ही ये बात बोल दी थी कि ऐसे में जो आने वाला वक्त होगा वो फिलोसफिकल ऐसे का होगा। जितने भी ऐसे आएंगे सब फिलोसफिकल ऐसे का आने वाले हैं और इस साल वही हुआ। यदि आपने कंटिन्यू मेरे ऐसे के लेसन देखे तो आपको पता है कि मैंने हमेशा इन चीज़ों पे जोर दिया है कि आप फिलोसफिकल चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है, फिलोसफिकल ऐसे को तैयार करना है। और ऐसे और इथिक्स दोनों क्या हो गए आजकल, ऐसा है फिलोसफिकल चीज़ें हैं दोनों में। तो आप यदि इन चीज़ों को सही से कवर करते हो तो आपके दोनों पेपर एक साथ कवर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोटेशन यूज में होते हैं, दोनों में बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल आपको चाहिए, केस स्टडी आपको चाहिए, तो इनको आप एक साथ कवर कर सकते हो। तो अभी आप में से कोई नया स्टूडेंट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, ऐसे और इथिक्स बिल्कुल फ्री में लेसन है। चाहे आप किसी भी माध्यम से हो, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है लेकिन आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके नोट्स को हमने इंग्लिश में अनुवाद कर लिया था और इतना शॉर्ट एंड स्वीट है कि हमारे लिए मतलब कम समय में, यानी आप ये मान के चलो कि 5-10 दिन में आपके ये दोनों पेपर तैयार हो सकते हैं। और मैंने 7 दिन में वैसे भी बताया कि 7 दिन में आप इथिक्स आराम से तैयार कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो कल पेपर लगाए उनके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि कौन सा इनका तरीका हो सकता है और किस तरीके से हम इनमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैं 2 वीडियो में डिवाइड करने वाला हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। ये वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम जो एथिक्स के छोटे वाले क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं, जो 150 वर्ड वाले क्वेश्चन है। और सेकंड पार्ट में हम केस स्टडी के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही शानदार ये लेसन होने वाला है। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि यार ये वीडियो पूरा देखना, आप बीच में छोड़ना मत, क्योंकि फिर मुझे भी नुकसान होता है कि वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता या लोग इसको फिर आगे देख नहीं पाते हैं। तो जो भी वीडियो देखे पूरा देखे, ये आपसे एक रिक्वेस्ट होगा। साथ में रिक्वेस्ट ये भी होगा कि यार आपका एक लाइक मुझे अप्रिशिएट करता है ऐसे नई वीडियो लेकर आने में। तो लाइक शेयर जरूर करते रहना, इसका बहुत फायदा मिलता है अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको यहाँ साइड में दिख जाएगा। हम यहाँ पे शानदार अप्रोच की बात करेंगे कि इसमें हमारे पास पूरा कंटेंट है, इसमें ये भी नहीं कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, सब कुछ हमारे पास में है। और एथिक्स में मुझे अच्छे मार्क्स 2 बार प्राप्त हो चुके हैं, एक बार 105, एक बार 126। तो मैं अपना अनुभव निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि यार एथिक्स में नंबर लाए जा सकते हैं, मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ए कि उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आंकलन किया जा सकता है। मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। यदि आप कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपने एक देखा होगा कि हाल ही की जो हमारी सरकार है किस प्रकार सिविल सेवाओं में पारदर्शिता या उनकी कार्य सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयोग कर रही है। उसमें जैसे एक मिशन कर्मयोगी भी आपने पढ़ा होगा, ये कहीं ना कहीं टॉपिक उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, ट्रेडिशनल टॉपिक तो इसमें क्या है कि जैसे सिविल सेवा के 5 नैतिक लक्षण कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपके आते हैं, चाहे ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, इंटीग्रिटी हो, या मतलब हम कह सकते हैं डेडिकेशन हो गया, कार्य में पारदर्शिता हो गया, मतलब जवाबदेहिता, सब ये चीजें जो आती है ना, साहस की भावना, निडरता, जितने भी पॉइंट होते हैं किसी भी सिविल सेवक के, ये कॉमन पॉइंट होते हैं जिनको आप बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दो छोटी सी लाइन में, 2-3 लाइन में आपको बताना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है कि सिविल सेवा के लिए नैतिक लक्षण क्या होते हैं उनको थोड़ा सा बता सकते हो ना, या थोड़ा रिसेंट भी जोड़ सकते हो कि रिसेंटली सरकार ने मिशन कर्मयोगी के माध्यम से लोक सेवाओं में नैतिक लक्षणों का अच्छा विकास और कार्य निष्पादन के लिए ऐसा प्रयोग किया है। शुरू में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर से जोड़ के भी आप एक इंट्रोडक्शन बता सकते हो। अब आते हैं बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट पे तुरंत आपको हेडिंग देनी कि 5 नैतिक लक्षण कौन से हैं। तो या तो आप इसको क्या करोगे, कोई डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको बताता हूँ। वैसे ऑलरेडी ये लेसन मैंने पढ़ा रखे हैं, तो जो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन पत्र, तो आपको बहुत लाभ होगा इस चीज से ना। तो जैसे आप कोई भी एक डायग्राम इसमें बना सकते हो और 5 नैतिक लक्षण बता सकते हो। इसमें इसमें ज्यादा स्कोप ये नहीं कि आप इनको एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन का शायद ज्यादा स्कोप है नहीं। चाहो तो 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो 5 को, है ना, या नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 150 वर्ड में हमें क्वेश्चन लिखना है, तो 1.5 पेज में हमें इसको लगभग खत्म करना है। यूपीएससी में 2 पेज खाली आते हैं इसके लिए, आपको 1.5 पेज में इसको कवर करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, फिर आगे जो क्वेश्चन है उसमें टाइम कम बचेगा आपका, या कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, उनको कर सकते हो।
तो ये 5 लक्षण बता के थोड़ा-सा इनको कर सकते हो कि किस प्रकार कार्य निष्पादन में इनका योगदान है, वो बता सकते हो। कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल आपके पास है तो वो बता सकते हो, ठीक है? इसमें मिशन कर्मयोगी वगैरह इनको बताना है। अब मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो मैट्रिक्स का मतलब है, ये भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। वर्तमान वो वर्तमान हमारी सरकार है जो, उसने ये बताया था कि जो सही से कार्य नहीं करते हैं, जो लोक सेवक अपना कार्य अच्छा नहीं करते हैं, तो उनको समय से पहले उनको रिटायर कर दिया जाएगा, या उनकी एक रिपोर्ट तैयार होगी सालाना, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होती है, मैट्रिक्स उनको कह सकते हैं हम। यहाँ पे मैट्रिक्स शब्द थोड़ा-सा डाउट करने वाला था कि यार क्या लिखें? पे मैट्रिक्स है या कोई मैट्रिक्स अन्य? लेकिन थोड़ा-सा हमने रिसर्च किया तो पता चला कि यार ये तो सिविल सेवाओं से संबंधित मैट्रिक्स है, कि जैसे सिविल सेवाओं में क्या होता है कि 60-62 साल जो भी उनका एक सर्विस का टाइम होता है, उससे पहले भी उनको रिटायरमेंट दिया जा सकता है यदि वो सही से कार्य नहीं करते हैं तो। इसके अलावा जो सही से कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, कार्य निष्पादन अच्छा करते हैं, उनके लिए फिर उसमें प्रमोशन, इंसेंटिव जो भी उनकी व्यवस्था करने की बात की गई है। तो ये निश्चित रूप से यदि नैतिक लक्षणों को हम इनके साथ जोड़ते हैं, तो इससे हमारी जो सार्वजनिक सेवा है या जो लोक सेवक है, उनकी कार्यशैली में सुधार आएगा, उनमें पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे जोड़ के आप आराम से इनको कर सकते हो। लास्ट में एक अच्छा-सा निष्कर्ष डालना कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि नैतिक लक्षणों को हम कार्य निष्पादन के साथ-साथ मैट्रिक्स में समावेश करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो एक लोक सेवा की भावना या जो भी हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उनको हम जल्दी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके अच्छा-सा आपका आंसर बन सकता है। तो 150 वर्ड में आप समझ गए होंगे, आपके पास कंटेंट अच्छा है, आराम से इनमें आप पूरा कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी, फर्स्ट बी में उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए। आधारभूत मूल्य मतलब बेसिक जो मूल्य हैं सिविल सेवा के होने के लिए, बहुत सारे मूल्य हैं। अभी जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन की बात की, वैसे इसमें 10 लिखने हैं हमें। तो 10 जब आप ये लिखोगे मूल्य, तो इसमें सीधा-सी बात है कि कोई इसमें आपको पैराग्राफ शैली में नहीं लिखना है। यहाँ पे आप देखना, एक डायग्राम आपके पास है ऑलरेडी, 10 उसमें चीज़ें हैं, तो डायग्राम से लिखना है यार, मतलब फ्लो चार्ट से ही लिखना है, इस आंसर को ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जो क्या है, जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है, लोक सेवक में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण तरीकों तथा साधनों का वर्णन कीजिए। तो पहला पार्ट तो हो गया कि आपको 10 10 मूल्य बताने हैं जो कि आवश्यक हैं, और सेकंड पार्ट इसमें क्या है कि लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए। अब आगे आपको ये बताना है कि कोई भी लोक सेवक है, वो मतलब नैतिकता के साथ काम करे, नैतिक मूल्यों के साथ काम करे, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार काम करे। तो हमारे पास ऑलरेडी टूल है, बहुत सारे टूल है, चाहे आप इसमें आरटीआई बता सकते हो, सिटीजन चार्टर बता सकते हो, भ्रष्टाचार के जो रोकने के बहुत सारे उपाय ये वो बता सकते हो, सोशल ऑडिट बता सकते हो, या आप आचार संहिता, नैतिक संहिता वो बता सकते हो। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसको इनको बताने के लिए। मिशन कर्मयोगी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है, ताकि उनका कार्यशैली, उनकी जो भी कार्य निष्पादन की क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सके। तो अच्छा कंटेंट आपके पास है, इसमें भी ये टेंशन वाली बात नहीं कि यार हमारे नोट से ये है नहीं है, या हम पढ़ के इनको नहीं कर पा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मेंस की एक सबसे अच्छी बात जो मैं जान पाया हूँ 4 मेंस के अनुभव से और 3 इंटरव्यू देने के अनुभव से जान पाया हूँ कि यार आपके पास थोड़ा कंटेंट होगा ना, जैसे आपके पास 20 वर्ड 50 वर्ड में भी कंटेंट है, उसको आप 150 वर्ड में कर लोगे, उसको 250 वर्ड में आप कर लोगे। इसलिए हमें रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, याद रखना है, हमें एक काम करना है, जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा जान लूँ, ठीक है? आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये बात है। तो आप में से काफ़ी कमेंट करते हैं कि यार सर आपके नोट्स सफिशिएंट है, तो मैं तो मानता हूँ सफिशिएंट है। मैंने जो नोट्स इस प्रकार बनाए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, और यदि आपको विश्वास नहीं है तो एक बार जो 110 पेज की हमारी पीडीएफ फाइल है एथिक्स की है ना, एक बार ट्राई करके देखिए, और ये जितने एक बार पढ़ के देखिए, फिर ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करके देखिए। सोल्व होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है सोल्व होंगे, और ये विश्वास मैंने नहीं जिताया है, ये आप लोगों के कमेंट जता रहे हैं कि सर मज़ा आ गया, इस चीज़ को देख के मज़ा आ गया कि आपने जो एथिक्स हमें फ्री में वीडियो 31 के समथिंग वीडियो है, जिसमें केस स्टडी सोल्व करवा रखी है, अच्छे आंसर भी हमने करवा रखे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा, आप जाके देखिए आराम से। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आराम से हो सकता है। तो हमारा तरीका क्या है, वही इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना है, बॉडी पार्ट में क्वेश्चन की डिमांड है, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ, और निष्कर्ष में क्या लिखो। निष्कर्ष में ज़्यादातर ये कोशिश करनी है कि समाज से, अपने को कानून व्यवस्था से, संविधान से, इनसे जोड़ के हमें एक ऐसा दिखाना है कि हाँ, इन चीज़ों से क्या हो सकता है, हमारा प्रशासन अच्छा हो सकता है, हमारी लोक सेवा के मूल्यों को हम बेहतर कर सकते हैं, तो लोगों को फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ से। ऐसा करके हम अच्छा-सा निष्कर्ष लिखेंगे। तो एथिक्स में निष्कर्ष ऐसा ही होगा, पॉजिटिव निष्कर्ष होगा और थोड़ा भविष्य उन्मुखी निष्कर्ष होगा, उसको आप देख सकते हो। आगे हम सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पे। सेकंड एक क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी ये है कि जैसे आप में से बहुत सारे मतलब चश्मों का प्रयोग करते होंगे। तो मेरे एक दोस्त हैं मुखर्जीनगर में। मुखर्जीनगर के पास में एक परमानंद, आपने सुना होगा, परमानंद डक्का या परमानंद जो सुना होगा, मुखर्जीनगर से जस्ट पास में। तो वहाँ उनकी एक चश्मों की शॉप है। तो रिसेंटली मैंने अच्छे चश्मे उनसे मँगवाए हैं, और ये मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ कि आप में से कोई चश्मे का प्रयोग करता है,
तो आप उनसे मंगवा सकते हो। रिसेंटली मैंने 2 चश्मे घर बैठे मंगाए थे। यार कितना फ़ायदा है, जैसे मैं यहाँ खेत में रहता हूँ, घर बैठे कितनी अच्छी सर्विस है, मुझे आराम से कहीं जाना नहीं पड़ा। मेरे जो चश्मों का नंबर है मैंने उनको जस्ट सेंड किया, उन्होंने मुझे अच्छे चश्मों की कुछ फ़ोटो वगैरह सेंड की, मैंने उनमें से चूज़ किया और घर बैठे बहुत ही मतलब कम कीमत में। और आप इसको पेड मत समझना कि मैं कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, पेड नहीं। दोस्त को शायद पता भी नहीं होगा कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मदद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि यार कोविड की सिचुएशन कंडीशन है, बहुत सारी आर्थिक समस्या आती है और इनकी सर्विस लाजवाब है। पिछले मैं 10 साल से, जैसे मैं पहले मुखर्जीनगर में रहता था, चश्मे बनाता था। इंटरव्यू के समय अच्छे चश्मे अलग से बनाता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो अच्छा चश्मा है ये, तो मज़ा आया है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। और एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा लैपटॉप और मोबाइल का यूज़ में लेता है, तो उसको भी ऐसे चश्मे यूज़ में लेने चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है कि यार जैसे आपकी आँखें मतलब खराब नहीं हो, और जिनका आईपीएस बनने का सपना, ज़्यादा मतलब आँख खराब होती है तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप जो जीरो मतलब इसमें आता है कि बिना नंबर वाला चश्मा आता है, एकदम सामान्य चश्मा आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे लेंस होते हैं जो कि हमें मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उनसे बचाते हैं। तो यहाँ पे आप साइड में देखना, इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, और मुखर्जीनगर के बगल में है, जो गांधी विहार, नेहरू विहार रहते हैं सब, आप इनसे सेवा ले सकते हो। और बिल्कुल इनकी भी हेल्प हो जाएगी यार, और ठीक है आपकी भी हेल्प होगी। आपकी हेल्प इसलिए भी होगी क्योंकि बहुत जेन्युइन है, इतनी प्राइस इनकी लो है कि एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें पता हो। तो ये मैं जानबूझ के अपने दोस्तों के साथ या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता था ऐसी बात। बिल्कुल इनको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश इनपुट के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, देखो ये आसान सवाल है। इसमें ये है कि हमें ये देखना है कि आजकल डिजिटल प्रौद्योगिकी काफ़ी बढ़ रही है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है। तो जैसे कोई सिविल सेवक है, वो अपने निर्णय ले, तो कभी भी निर्णय लेते समय ये होता है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, उसमें साक्ष्य के रूप में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए निवेश या विश्वसनीय स्रोत के रूप में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या रहती है कि यार जो भी सोशल मीडिया पे बातें आती हैं, जो भी वीडियो आते हैं या व्हाट्सएप पे जो चीज़ें चलती हैं, क्या वो सही है? क्या उनके हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है? तो इसको दोनों पक्ष से लिखना है कि आलोचनात्मक परीक्षण करना है इसका ना, कि दोनों पक्ष में लेना है कि हाँ लिया जा सकता है। यदि आपके पास कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल हो जहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ वीडियो के माध्यम से या कुछ फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी पॉजिटिव चीज़ें हुई है कि एक सिविल सेवक के माध्यम सिविल सेवक के द्वारा इन चीज़ों का उपयोग करके कुछ अच्छा मतलब कार्य किया गया, इसके एग्जाम्पल आप डाल दो। दूसरा इसमें एग्जाम्पल डाल दो कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कई बार ऐसे वीडियो आते हैं, ऐसी खबरें आती हैं जिन पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे मॉब लिंचिंग से संबंधित या भीड़ हत्या वाले आते हैं, तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि यार ये वाकई मतलब साक्ष्य सही है या गलत है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं इसमें, इसको अटेम्प्ट लेने के लिए। आप क्वेश्चन का दृष्टिकोण समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकी का हमें यूज दिखाना है किसमें, एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में, जो एक सिविल सेवा के रूप में या किसी के रूप में भी आप दिखा सकते हो, एग्जाम्पल देके बता सकते हो। ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग के अंदर तो दोनों रोल है आपके पास, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल आना चाहिए, एक नेगेटिव एग्जाम्पल बता के इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, क्वेश्चन की डिमांड दी गई है तो उपयुक्त उदाहरण भी देना है। तो कोई भी 2 उदाहरण आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वाले हो, जैसे अभी हमने बात की कि मॉब लिंचिंग वाले ये मुद्दे हो सकता है कई बार ये मतलब साक्ष्य के रूप में यूज में ले सकते आ भी सकते हैं यदि घटना सत्य हो, लेकिन उसकी जांच करना फिर कई चीजें उसमें शामिल होती है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बी है, नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्य क्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता, उच्च कर्म की रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको थोड़ा मैं बीच में कंटेंट भी बताता चलूंगा साथ में कि अपना जो नोट्स है उनमें से कंटेंट ऑलरेडी था ये। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, और आप भी इनको अटेम्प्ट लेना। मेरा ये मानना है कि आप अटेम्प्ट लेना, आप सोचना कि आप क्या सोच पा रहे हो इनके बारे में, और कमेंट करके बताना कि आपके पास भी किसी क्वेश्चन से संबंधित नवाचार कोई अच्छा एग्जाम्पल हो तो मुझे बताना। एक चीज और है, यदि आपको इथिक्स के पेपर में अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, ऐसे राइटिंग के अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, तो एक वेबसाइट है, बेटर इंडिया वेबसाइट है ना, बहुत शानदार है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको जो भी एग्जाम्पल कभी चाहिए ना इथिक्स के लिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं तो कई बार यहाँ से ये करता हूँ कि उस साइट को फॉलो करता हूँ और वहाँ से कुछ अच्छे एग्जाम्पल होते हैं अपने नोट्स में नोट कर लेता हूँ, ताकि आने वाले वक्त में वो काम आते हैं फिर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो इसमें कंटेंट क्या हो सकता है, जैसे नैतिक दुविधा वाला जो कंटेंट आता है कई बार बहुत मतलब अच्छे से काम आ सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्य क्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। तो ये सही बात है। जैसे इसमें आप इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, नैतिक दुविधा क्या है?
नैतिक दुविधा की आपको एक परिभाषा बतानी है। तो नैतिक दुविधा क्या होता है? निर्णय ना करने की स्थिति। यानी कई बार ऐसी समस्या आती है कि यार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मतलब उसमें 2 पक्ष होते हैं, या तो उसमें ये हो सकता है कोई सार्वजनिक हित वर्सेज़ अपना स्वहित हो, या कई बार ऐसा हो ही जाता है मामला कि कोई कानून का मामला हो, दूसरी तरफ कोई नैतिकता का मामला हो, तो वहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में आपका द्वंद्व आता है। तो फिर एक नैतिक डिलेमा की स्थिति आती है। तो उससे निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है कि संविधान का पालन करना है, कानून का पालन करना है, अपने कार्यक्षेत्र को सही से जानना है। ऐसी चीज़ें तो आती ही आती है, ये तो आधारभूत चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इनोवेशन कैसे कर सकते हो? एक सिविल सेवक अपने कार्यशैली में या डिसीजन लेते समय इनोवेशन कैसे कर सकता है? तो इसमें बहुत सारे हमें एग्जाम्पल चाहिए होंगे, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, एक 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल राजस्थान का है, डॉक्टर मंजू जाखड़, जो उदयपुर की आईएएस अधिकारी एक समय थी। तो वो क्या करती है, एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन साथ में डॉक्टर भी हैं। तो मतलब एक तरह से उन्होंने नवाचार निकाला कि कोविड-19 के दौरान अपने सिविल सेवक की भूमिका के साथ-साथ उन्होंने एक इनोवेशन के साथ में जो उनका डॉक्टर का अनुभव है, वो भी उन्होंने जैसे ऑनलाइन माध्यम से लोगों को, मतलब बहुत सारी जो बच्चों की मानसिक समस्या आती है, उनको उनको भी साथ में निभाया। तो उनके सामने ये था कि यार चैलेंज था कि यार कैसे निभाऊँ, ये ज़िम्मेदारी कैसे निभाऊँ? तो उन्होंने नए तरीके से, मतलब चाहे टेक्नोलॉजी का सहारा लिया हो या अन्य तरीके से सहारा लेकर उन्होंने मतलब अपनी दोनों भूमिकाएँ निभाई। तो एक अच्छा नव परिवर्तनकारी उनका एक कह सकते हैं साधन है, या उनका एक उद्देश्य है, जिनके माध्यम से उन्होंने सिविल सेवा को अच्छे से निभाया। और नेक्स्ट उदाहरण जैसे यहाँ पे आर्मस्ट्रांग पेम, इन्होंने क्या किया, जैसे ये मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, तो वहाँ पे समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन इनके पास फंडिंग की समस्या थी। तो अब इनके सामने एक चुनौती आ गई, द्वंद्व आ गया कि यार मैं एक तरफ तो मुझे प्रशासन अच्छे से करना है, और दूसरी तरफ मुझे फंड का भी जुटाव करना है। तो क्या करें, मतलब इस द्वंद्व की स्थिति में, एथिकल डिलेमा की स्थिति में क्या इनोवेशन करें? तो उन्होंने एक सहारा लिया क्राउड फंडिंग का, और उनको सड़क को, वहाँ की जो स्थानीय सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से उनको निभाया। तो ये एग्जाम्पल आप बता सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास होने चाहिए। ये तो केवल मैं एग्जाम्पल जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। आपके पास कोई भी इनोवेशन का एग्जाम्पल हो, कोविड-19 के अच्छे एग्जाम्पल है, उस समय बहुत सारे अच्छे मतलब स्टेप लिए गए थे सिविल सेवकों के द्वारा, तो आप इनको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होने वाला है, तो ऐसे ये तो हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड ए है, बहुत आसानी से, मतलब ये कोटेशन वाले हैं। इस बार कोटेशन वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब हर बार टफ आते हैं, समझ में नहीं आता क्या कैसे करें, लेकिन इस बार के ईजी हैं। जैसे सबसे पहले थर्ड ए में है, प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वे देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। मतलब ये सब पर लागू होता है आपके, ये अच्छा कोटेशन है। तो इसको आप है ना, अच्छा इंट्रोडक्शन, जो भी आपकी इच्छा होती है कि इस प्रकार इंट्रोडक्शन, या इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन में कि ये क्या कहना चाहता है, मतलब ये कोटेशन क्या कहना चाहता है, या स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं, उसको आप बता सकते हो। फिर आते हैं एग्जाम्पल की ओर कि यार मतलब अच्छे एग्जाम्पल हमें चाहिए। एक तो जैसे अपना आपका खुद का एग्जाम्पल है, आपने मतलब काफ़ी असफलताएँ देखी, बाद में आप सफल हुए हो, तो आपका एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, स्वयं एग्जाम्पल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल आपके पास में, वो बता सकते हो। या आपके पास ऐसे एग्जाम्पल है जो सिविल सेवक बने हैं काफ़ी मतलब असफलताओं के बाद में, वो एग्जाम्पल भी आपके बता सकते हो। तो इसमें और एग्जाम्पल जैसे थॉमस एडिसन है, न्यूटन का है, आपके पास बहुत सारे हज़ारों एग्जाम्पल है जिसमें आप इसमें बता सकते हो कि मतलब सिंपल है यार, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा, आराम से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, जो है थर्ड बी, कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते तब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये कितना अच्छा है, मतलब चाहे आप इसके अपने व्यक्तिगत एग्जाम्पल लो या सार्वजनिक एग्जाम्पल लो, या मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो, कुछ अच्छे फिलोसफिकल आइडिया हो आपके पास, उनको आप बता सकते हो। जैसे इसका सामान्य अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि यदि हमें बाहरी दृष्टिकोण से सही करना है, सब कुछ सही करना है, तो हमें आंतरिक तौर से इसको सही करना होगा। और उसके साधन भी बता सकते हो कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन हो गया, अपने आप के साथ जो अपनी चीज़ें होती हैं उनके साथ आप अपने आप से बातचीत करना हो गया, या अपनी जो गलतियाँ होती है उन पर चर्चा करना, खुद से बातें करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं ना। तो जो भी आप हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, बाहरी दृष्टिकोण से आपको कुछ लक्ष्य प्राप्त करना हो, तो आंतरिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी वही बात है, आपके पास अलग-अलग एग्जाम्पल हो, अच्छा कोटेशन है, उसको आप बता सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट कोटेशन है कि परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक-दूसरे की ज़रूरत है, और जितनी हम जल्दी इसे सीख लेंगे, हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। इसको हम चाहो तो कोविड-19 की सिचुएशन में जो भी हमने समस्याएँ देखी, जो भी हमने अच्छे पॉजिटिव एग्जाम्पल देखे, आप उनको बता सकते हो कि यार ये सही बात है। जैसे कोविड-19 की जैसी सिचुएशन आई है, तो इसमें एक व्यक्ति अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, सब पूरा विश्व मिलके इसमें मुकाबला करता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप बताओ।
इसके दौरान अच्छे जो पॉजिटिव एग्जाम्पल है, एनजीओ के एग्जाम्पल है, व्यक्तिगत एग्जाम्पल है, वो आप इसमें बता सकते हो। इसके अलावा जैसे आज हमारे सामने चुनौतियाँ है, इन्वायरमेंट की समस्या है, महिला हिंसा काफ़ी हम देखने को मिलती है कई जगह, मानवाधिकारों के उल्लंघन भी काफ़ी जगह होती है। तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, तो इनका यदि हमें मुकाबला करना है, इन पर हमें विजय हासिल करनी है, जो भी समस्या आती है उन पर विजय हासिल करनी है, तो सभी को आपस में मिलजुल कर काम करना होगा। तो आपको हिंट मिल गया होगा कि यार कौन-कौन से इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं। मल्टीपल डायमेंशन से लिखेंगे, जैसे हमने इन्वायरमेंट की बात की, हमने महिला हिंसा की बात की या मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात की, जितने अच्छा बच्चों के अधिकारों की बात की है ना, भूखमरी गरीबी से लड़ने की बात की, तो ये सब जितने मुद्दे आते हैं ना, इनको आप एथिक्स के साथ जोड़ोगे ना, तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने की संभावना होगी। और एक सिविल सेवक का काम ही होता है कि उसके पास कई सारी अप्रोच है, कई सारी समस्याओं से लड़ने के लिए, और एक अच्छा मतलब सेवक वही होता है जो एक समय में कई साधन के माध्यम से लोक सेवा करता है, या मतलब मल्टीपल डायमेंशन तरीके से आगे बढ़ाता है। जो भी उनके पास फंड होता है या सरकारी जो भी योजना होती है, उस पर अलग-अलग एंगल से सोचता है। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हमारी भी एग्जाम में जाँच होती है कि वास्तव में हमारे पास ये क्षमता है कि नहीं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल अपने अपने सिलेबस से बिल्कुल डायरेक्ट है कि अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मनुष्य के विकास में निवेश इनपुट का काम करती है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें, जो एक लोक सेवा के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, अभिवृत्ति बतानी है। तो अभिवृत्ति क्या होती है? सिंपल सी परिभाषा है अभिवृत्ति की, कि अभिवृत्ति क्या है? एक दी गई परिस्थिति में एक व्यक्ति की सोच, यानी कोई भी घटना हो सकती है, उसके बारे में हमारी क्या सोच है? वो सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है इसमें, एक तो ये होता है। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप इसको ऐसे बताओगे कि इंट्रोडक्शन में आप अभिवृत्ति की परिभाषा बता दो कि अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति को कई बार हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हमारे नोट्सों में था ना कि अभिवृत्ति क्या है? व्यक्ति के एहसास, व्यवहार और विचारों को समझने में सहायता करती है। ठीक है? और अभिवृत्ति सिंपल सी ऐसा भी होती है कि आपकी राय क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में आपकी राय क्या है? वो अभिवृत्ति हो सकती है। ठीक है? पहला आयाम इसका पूरा हो गया। आगे के मानव विकास में ये निवेश करती है, इसको भी आप थोड़ा-सा बता सकते हो कि अभिवृत्ति किस प्रकार मानव के विकास में निवेश करती है, इसको भी थोड़ा-सा बताना पड़ेगा। चाहे इसको आप फ्लो चार्ट डायग्राम से बताओ, कैसे बताओगे कि कोई अभिवृत्ति है, किस प्रकार जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखें, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसमें लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने के लिए जो लोगों की नकारात्मक मनोवृत्ति है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मानव विकास तभी हो सकता है जब अभिवृत्ति में बदलाव आ सकता है। ठीक है? क्योंकि कई लोगों की नकारात्मक अभिवृत्ति है स्वच्छता को लेकर, उसको आप बदल सकते हो। इसको किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हो। जैसे हमें इनकम टैक्स के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है, या उनको टैक्स चुकाने के लिए तैयार करना है, तो उनकी अभिवृत्ति में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तभी सभी लोगों का मानव विकास हो सकता है, क्योंकि आर्थिक चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई है, तो आप उसको बता सकते हो। इसके अलावा इसमें आगे पॉइंट है कि ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें? तो अभिवृत्ति के विकास करने के बहुत सारे साधन हैं जो हमारे सिलेबस में और जो हमारे नोट्स है उसमें ऑलरेडी हमने चर्चा की थी इन पर, है ना? तो अभिवृत्ति विकास के लिए बहुत से साधन हो सकते हैं, जैसे इसमें हो सकता है कि जैसे परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका होती है। यहाँ पे आप देख लेना, साइड में मैं अपने जो नोट्स हैं उनकी क्लिप भी लगा रहा हूँ साथ में, ठीक है? और जैसे इसमें ये भी होता है कि कुछ अभिवृत्ति में बदलाव के लिए हमें दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी होती है, ठीक है? साक्षरता, निरक्षरता, जैसे साक्षरता बढ़ाकर हम जैसे लोगों की जो मानसिक रूढ़िवादी है उनको हम बदल सकते हैं, उनकी रूढ़िवादी मानसिकता को बदल सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। करिश्मावादी नेतृत्व भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो फ़िल्म कलाकार होते हैं, राजनेता होते हैं, लोगों की अभिवृत्ति में बदलाव लाने के लिए कार्य करते हैं। ज्ञान कौशल का विकास हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अभिवृत्ति का विकास कर सकते हैं। ठीक है? आगे जैसे इसमें क्वेश्चन की डिमांड आगे क्या है, वो भी देखना ज़रूरी है कि एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। अच्छा, इसको हमें ऐसा बताना है कि लोक सेवक के लिए ऐसी अभिवृत्ति कौन-सी है जो मतलब कहीं न कहीं उनके लिए आवश्यक है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें जोड़ देना है कि अभिवृत्ति में बदलाव के जो व्यक्तिगत टूल है ना, उन्हीं को हमें लोक सेवा के साथ जोड़ के बता देना है। कोई एक्स्ट्रा इसमें आवश्यक नहीं। कुछ एग्ज़ाम्पल आपके पास अच्छे हो, कैसा हुआ है ना? जैसे ये भी कह सकते हैं, मिशन कर्मयोगी है ना, बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। कैसे ये लोक सेवक की जो एक नकारात्मक मानसिकता होती है कई बार कि जैसे लाल फीताशाही आपने सुना होगा, या वो काम नहीं करना चाहते, मतलब चीज़ों को सही से नहीं लेते हैं, तो मिशन कर्मयोगी इसके लिए बढ़िया है। या जैसे अभी हमने जो पहला वाला क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आया था कि जो लोक सेवक है ना, सही से काम नहीं करते हैं, तो उनको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा टूल है उनकी अभिवृत्ति में बदलाव लाने के लिए। या कई बार इंसेंटिव देना भी अच्छा रहता है कि जो लोक सेवक अच्छा काम करते हैं, उनको प्रमोशन या इंसेंटिव, आर्थिक रूप से उनको कोई और मतलब फ़ायदा होगा, तो वो ऐसा काम करने में और उत्साहित होंगे। ठीक है? और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, तो वो भ्रष्टाचार करने से बचेंगे। तो यही टूल है, व्यक्तिगत टूल है, उनको हमने उन टूल्स को बता देना है लोक सेवक के साथ में जोड़ के। फोर्थ बी है
उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं से समझौता किए बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उभरने में सहायता करती है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें 2-3 एंगल आपको देखने पड़ेंगे। एक तो ऐसे नैतिक आदर्श या मूल्य जिस पर आप टिके हो, जिन पर आपका विश्वास है कि यार मुझे कभी गलत कार्य करना ही नहीं है, मुझे हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, ईमानदारी से कार्य करना है और बर्दाश्त नहीं करना है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है, कोई भी गलत कार्य होगा उसको बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये आपके मूल्य होते हैं। तो ये कह रहा है कि आप इसमें ऐसा कर सकते हो, 2 एग्जांपल बता सकते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना? क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि इसमें ये बताना है कि क्या भावनात्मक बुद्धि आपको अंतरात्मा के संकट से निकाल सकती है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक केस स्टडी आई थी पिछले दिनों में, पिछले ईयर में आई थी शायद, है ना? कि जैसे आप सिविल सेवा का इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ पे कोई दुर्घटना घटित होती है, एक्सीडेंट होता है और आपको ये लगता है कि यार आपको इंटरव्यू भी देने जाना है और आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। तो यहाँ पे आपका अंतरात्मा का संकट है कि यार आप डिसीजन लो या न लो। जबकि आपका नैतिक मूल्य क्या कहता है, यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या कहती है कि नहीं यार, मुझे अपना इंटरव्यू कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। तो इन दोनों के बीच का रास्ता आप निकालोगे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो चीज़ों को ना, कैसे उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है तीनों को मिला के। अब कोई नेगेटिव एग्जांपल की बात करें हम, कि जैसे कोई नेगेटिव एग्जांपल भी इसका हो सकता है कि यार कई बार ये हो सकती है कि आपकी भावनात्मक समझ वहाँ पे काम नहीं करती है, तो उसको भी आप बता सकते हो। ज़रूरी नहीं हर बार आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंतरात्मा के संकट से आपको निकाले। तो आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल हो तो आप यहाँ पे बता के इनको बता सकते हो। तो दोनों पक्ष आ गए कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण करना है। हर बार ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जहाँ पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेके अपने द्वंद्व की जो स्थिति आती है उससे बाहर निकल पाएँ। तो उसका कोई अच्छा एग्जांपल हो वो आप बताना यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे है कि शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो आजकल ये मानवाधिकार के मुद्दे काफी चर्चा में है, क्योंकि कई देशों में ऐसे संकट आते हैं जहां से फिर माइग्रेशन होता है और पड़ोसी राष्ट्र उसमें कई बार स्वीकार करते हैं, कई बार नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे आपने भूमध्य सागर के आसपास देखा होगा, कई बार कितनी जहाजें होती हैं जो जहाँ पे उसमें लोग जाते हैं, फिर जहाज पानी में पलटती है या दूसरे देशों के द्वारा उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो कई सारे मानवाधिकार के मुद्दे वहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको जब डिसीजन लेना है ना, तो ऐसे डिसीजन लेना है कि यार जैसे हम भारत के मामले में जब हम बात करते हैं तो भारत कई देशों के जो शरणार्थी आते हैं कई देशों से उनकी हेल्प कर रहा है। ठीक है। या अपनी भूमि पे भी उनको कैंप के माध्यम से एक बार बसा रहा है, या उनको अस्थायी मतलब जो भी उनकी सहायता करने के प्रयास करते हैं वो बता सकते हो। रोहिंग्या वाले मामले में हम बता सकते हैं कि यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण बताना है कि इन मामलों में हमने रोहिंग्या शरणार्थियों को यहाँ स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय हितों के थोड़ा सही नहीं, उसके दृष्टिकोण से सही नहीं था। लेकिन हमने उनकी मदद करने की कोशिश की, बांग्लादेश को सपोर्ट किया, उनकी जो भी मेडिसिन या खाने पीने की समस्या है उनका सोल्व भारत ने किया है। तो ऐसा आप बता सकते हो। यूरोपीय राष्ट्र के दृष्टिकोण से आप बता सकते हो कि वहाँ पर ऐसी समस्या आई है कि उन्होंने पहले खुले तौर पर तो ये बताया कि हम शरणार्थियों को आराम से स्वीकार कर सकते हैं, उनके मानवाधिकार के मुद्दों को हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में समस्या आती है कि उनको स्वीकार नहीं किया जाता है या उनको वापस देश से लौटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इन्हीं मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है। आपके पास इसमें अच्छा आइडिया हो तो आप बताना, कमेंट करके बताना कि इसमें ऐसे इस एंगल से हम लिख सकते हैं। मेरे पास अभी जो मैं सोच पा रहा हूँ इस एंगल से इसको लिखा जा सकता है। लेकिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसको आपको 150 वर्ड में लिखना है, 2-4 बातें अच्छी आपके पास हैं तो उनको आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5B, क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए? दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए। बिल्कुल, ये तो आसान एक क्वेश्चन है कि आपको बिल्कुल ये बताना है निष्पक्षता और गैर पक्षपाती के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दो कि निष्पक्षता और गैर पक्षपाती क्या है। सिंपल है, मतलब ये तो सबसे बड़ा सिविल सेवक का गुण हम मानते हैं, और चाहो तो आप इसमें बता भी सकते हो कि ये तो सिविल सेवक के लिए एक सबसे बड़ा आधारभूत मूल्य है। और फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल बताओ, पक्षपात गैर पक्षपात वाला, या कुछ जहाँ पे पक्षपात किया गया, जहाँ पर सिविल सेवक के द्वारा और कहीं न कहीं सार्वजनिक मूल्यों को वहाँ पे नुकसान हुआ हो या सार्वजनिक हितों को नुकसान हुआ हो। इसमें आप चाहो तो भ्रष्टाचार वाले मुद्दों को बता सकते हो, या आजकल भाई भतीजावाद, वंशवाद, ये मुद्दे आते हैं उनको आप बता सकते हो। तो अच्छे एग्जाम्पल देके इसमें बता सकते हो। सिंपल सा एक आंसर है, आपके पास 2-3 एग्जाम्पल अच्छे होंगे, आराम से इस पर चर्चा कर सकते हो। आप इसमें थोड़ा सा ये भी बता सकते हो कि निष्पक्षता और गैर पक्षपाती होना किस प्रकार क्यों जरूरी है सिविल सेवक के लिए, या इसका लाभ क्या होता है। यदि एक सिविल सेवक या सिविल सेवा निष्पक्ष होती है तो उसका कैसे मतलब लाभ होने वाला है आम जनता को, उसको भी आप बता सकते हो। और कैसे उनको निष्पक्ष बनाया जा सकता है, इसके भी टूल, 2-4 टूल आपके पास हो तो वो बता सकते हो। चाहे इसमें आरटीआई हो, विसल ब्लोअर वाला जो विधेयक है वो बता सकते हो, या सूचना का अधिकार तो आ गया। फिर आप क्या बता सकते हो इसमें, सिटीजन चार्टर वगैरह ये बता सकते हो कि इनसे हम बता सकते हैं निष्पक्ष और गैर जो पक्षपाती है उन मूल्यों का हम विकास कर सकते हैं। तो ये बता सकते हो।
6 क्वेश्चन है A6 का, न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सविस्तार समझाइए। थोड़ा सा हिंदी अनुवाद थोड़ा सा टफ है, लेकिन इंग्लिश भी देखते रहना। तो एक कुल मिला के सोशल ऑडिट से संबंधित है कि यार क्या हमें सभी सेक्टर में सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। आप इनको बता सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे? सोशल ऑडिट क्या होता है कि जनता के द्वारा चीज़ों का ऑडिट करना, जो भी सार्वजनिक सेवा है उसका ऑडिट करना, चाहे वो किस प्रकार मतलब सार्वजनिक धन खर्च किया गया है, किस प्रकार जो कार्य सही है कि नहीं, पारदर्शी तरीके से किया गया है या नहीं किया गया। तो जनता के हाथ में एक अच्छा हथियार देना कि सोशल ऑडिट, मतलब जनता के हाथ में एक पावर है कि उनका जो भी सरकारी कार्य है उनका क्या कर सकते हैं, वो ऑडिट कर सकते हैं। और आपको पता हो तो इसका भी एग्जांपल मॉडल बता सकते हो, मेघालय का मॉडल बता सकते हो कि वहाँ की सरकार ने क्या किया, कंपल्सरी बना दिया हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कि सोशल ऑडिट किया जाएगा। जनता के हाथ में ये ताकत दे दी कि आप सोशल ऑडिट कर सकते हो। तो उससे एक पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी, डेडिकेशन बढ़ेगा, एक सिविल सेवकों का डेडिकेशन, जनता के प्रति, कार्यशैली के प्रति उनका डेडिकेशन बढ़ेगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें को आप जोड़ के बता सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल आप बता सकते हो और इसका क्या लाभ होगा वो भी आप बता सकते हो, और कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं थोड़ा बताना चाहो तो वो भी आप इसमें बता सकते हो। 6 क्वेश्चन का बी क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य जो मनुष्य को सशक्त बनाता है, उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। ये तो मतलब सबसे इजी वाले क्वेश्चनों में आप कह सकते हो। जैसे इसमें क्या आएगा, सत्यनिष्ठा में आप ये बता देना सबसे पहले कि सत्यनिष्ठा क्या है। सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या है कि यहाँ पे आप देखना कंटेंट, अच्छा कंटेंट है। सत्यनिष्ठा का संबंध उच्च नैतिक सिद्धांतों से है, जैसे सद्गुण, सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा। इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, सत्यनिष्ठा की परिभाषा बतानी है। और फिर आपके पास अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे आप अच्छे एग्जाम्पल देख पा रहे हो। इन एग्जाम्पल का सहारा लेके आराम से इसको आप कर सकते हो, चाहे आप इसमें सिविल सेवकों का एग्जाम्पल देना या कोई व्यक्तिगत एग्जाम्पल हो वो देख के इसमें बता देना, क्योंकि एकदम फ्लैट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल जो भी कंटेंट आपने तैयार किया उसी के पक्ष में आपको लिखना है। तो इस प्रकार छोटे वाले क्वेश्चन का ये वीडियो हमने बनाया है। आप यहाँ तक पहुँच पाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार अच्छे कंटेंट के साथ हम कैसे आंसर लिख सकते हैं, और एक अच्छा दृष्टिकोण आपको मिलने वाला है। तो लाइक शेयर जरूर करना यार, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि अच्छा कंटेंट हमारे पास आजकल उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। और मुझे भी फायदा होगा कि यदि आप ज़्यादा लाइक इनको करोगे, ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, तो मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 2 जो केस स्टडी का है वो भी हम लेके आएंगे, उसमें मैं बताऊँगा केस स्टडी कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।